फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अध्ययन अड्डा पे। तो दोस्तों, पहली क्लास हमने पढ़ ली थी और पहली क्लास में हमने पहली जो हमारी इकाई है उसके कुछ बेसिक चीजें हमने वहां पर पढ़ लिया था। हमने आवेशों के बारे में वहां पर पढ़ाई कर ली थी और आवेशों के कुछ गुणों के बारे में हमने देखा था कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही हमने कूलाम का नियम और कूलाम के नियम का सदिश रूप भी देखा था और साथ ही साथ हमने अध्यारोपण का सिद्धांत भी वहां पे पढ़ लिया है। और अब जो हमको पढ़ना है बेटा, उसकी आगे क्लास हम यहाँ पे शुरू करते हैं। उससे पहले जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी है, जिन्होंने पहली क्लास नहीं ली है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके वो पहली क्लास जरूर देखें, ताकि जो बेसिक चीजें हैं वो उनको समझ में आ जाए, जिससे जो हम आगे यहाँ पढ़ाएंगे वो चीजें आसानी से उनको समझ में आएंगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और वीडियो को आप लोग को शेयर करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों से कहना है कि हाँ, चैनल पे आ जाए और यहाँ पे पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं बेटा। देखो बेटा, आज हमको पढ़ना है बेटा वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। हम करेंगे बेटा वैद्युत बल जो हमने निकाला था उस दिन कूलाम के नियम से, वो वैद्युत बल, और जो बेटा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जब आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, तो उन दोनों बलों की हम तुलना करेंगे। अभी उनका फार्मूला लगा के भी देखेंगे कि फार्मूले में उनके अंतर क्या है और उनमें क्या संबंध है, एक तरह से कैसे दोनों एक दूसरे से के लगभग एक जैसे हैं और उनमें थोड़ा सा अंतर क्या है उसको भी एक बार हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम पहले तुलना करते हैं बेटा। अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पर हमने 3 कॉलम बनाए हैं, एक आधार, एक वैद्युत बल और एक गुरुत्वाकर्षण बल। ये 3 कॉलम है। आधार हमको बताएगा कि किस बेस पर, किस आधार पे हम तुलना करने जा रहे हैं दोनों चीज की, और यहाँ पर वो दो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल जिसकी हमें तुलना करनी है। तो पहले हम बात करते हैं आधार में, हम पहले बात करते हैं प्रकृति की। अगर प्रकृति की, तो जो बेटा हमारा वैद्युत बल होता है उसकी प्रकृति कैसे हो सकती है, या तो वो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। यानी कि ये जो बल होता है या तो आकर्षण वाला बल होगा या प्रतिकर्षण वाला बल होगा, या दोनों एक दूसरे के नजदीक आना चाहेंगे या दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। तो इस बल की प्रकृति क्या होता है, दोनों हो सकती है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें बेटा, तो कभी गुरुत्वाकर्षण बल में प्रतिकर्षण नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण बल में हमेशा आकर्षण बल ही लगता है, एक दूसरे के नजदीक ही आने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पहला हमारा ये इनमें तुलना कर लिया हमने। सेकंड बात करते हैं बेटा माध्यम पर निर्भरता। माध्यम पर निर्भरता हमने बताया था कि जब हमने वैद्युत बल की बात की थी तो हमने कहा था वायु के लिए उसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, एक बार देख लेते हैं। अगर हम वायु में वैद्युत बल की बात करें तो इसका फॉर्मूला हमने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये फॉर्मूला हमने लिखा था। तो यहाँ पर हमने बताया था कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये क्या, ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब हमारा वायु या निर्वात होगा तो ये एप्सिलॉन नॉट यूज होगा। अगर वायु निर्वात नहीं है तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट और आगे के भी लिखते हैं। मतलब कि इसकी जो वैल्यू है 9 × 10⁹ वो हमेशा वायु में होगी। अगर वायु नहीं होगा तो उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ ना होकर कुछ और वैल्यू होगी जो यहाँ पर के आने से बदल जाएगी। तो बेटा इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो माध्यम है जिसमें दोनों आवेश रखे हैं, उस माध्यम में के कारण इसका बल जो निकलेगा बेटा उसमें अंतर आ जाएगा। मतलब कि ये जो बल होता है, ये दोनों आवेशों के बीच में बल होता है, वो माध्यम पर निर्भर करता है। अगर वायु या निर्वात होगा तो यहाँ पर 9 × 10⁹ होगी, और वायु निर्वात नहीं होगा तो यहाँ पर दूसरी वैल्यू होगी। तो मतलब ये माध्यम पर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम बेटा गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला अगर आप लोग को याद होगा क्लास 11 में जो आपने पढ़ा होगा, तो F बराबर जो हमारा गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला है वो क्या है, G m1 m2 अपॉन R²। अब अगर बेटा इन दोनों फॉर्मूलों को देखो तो ज्यादा हमको डिफरेंस समझ में नहीं आता। यहाँ पर G की जगह ये आ गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 की जगह m1 आ गया, Q2 की जगह m2 आ गया, और R² वही है। जैसे यहाँ पर 2 आवेशों के बीच की दूरी है तो यहाँ पर 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी है। तो मतलब कुछ ये दोनों फॉर्मूला लगभग सेम है, लेकिन अंतर कहाँ है बेटा। एक तो पहली बात हमने यहाँ एप्सिलॉन नॉट लगा दिया, और यहाँ पर बेटा G का मान होता है, जो हमने इसकी जगह यहाँ पे अगर G लिख दिया है, इस G का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी हो, कोई भी तुम्हारा माध्यम हो, हमेशा G का मान सेम रहता है, कभी बदलता नहीं है। तो मतलब कि जब इसका मान हमेशा बराबर रहेगा तो मतलब कि ये माध्यम पे निर्भर नहीं करता है। तो इस फॉर्मूले से हम समझ सकते हैं कि ये बेटा क्या, माध्यम पे निर्भर नहीं करता। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल, ये बेटा माध्यम पर निर्भरता इसकी नहीं होती है, यानी ये माध्यम पर निर्भर नहीं करते हैं। अब जो अगली बात करते हैं बेटा, जो बल की उत्पत्ति की बात करते हैं। बल की उत्पत्ति कैसे होती है बेटा, इसमें जो बल की उत्पत्ति होती है वो 2 आवेशों के मध्य होती है। मतलब एक आवेश यहाँ
रखा है और एक आवेश यहाँ रखा है, तो इनके बीच में बेटा बल लगेगा। तो आवेशों के बीच में बल उत्पत्ति होती है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें गुरुत्वाकर्षण बल की, तो इसमें द्रव्यमानों के बीच में क्या बेटा उत्पत्ति होती है बल की। कैसे बेटा, हम यहाँ पर एक द्रव्यमान रखा है, दूसरा द्रव्यमान अगर यहाँ रखा है तो उनके बीच में बल लगेगा। कौन सा? आकर्षण बल लगेगा। तो वही हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो यहाँ पर आवेशों के मध्य बल लगता है और यहाँ द्रव्यमानों के मध्य बल लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं बल की तीव्रता की। तीव्रता मतलब कि अगर हम दो आवेश हैं, अगर मान लो दो आवेश को हम 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं, दो आवेशों को, एक आवेश ये है एक आवेश ये है, इसको 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, तो जो उसमें बल लग रहा होगा उसको अगर नोट कर लें, और अगर दो द्रव्यमान ले आए और एक द्रव्यमान यहाँ एक द्रव्यमान यहाँ, ठीक है, उनको रखते हैं और उतनी दूरी पर रखते हैं, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, और उनके बीच में जो बल लग रहा है उनको निकाल लें। तो जो दोनों बल होगा, जो पहले वाला इसका बल आया था और जो दूसरे में उसका बल आया था, तो ये वाला बल जो होगा उससे बहुत ज्यादा तीव्र होगा, बहुत ज्यादा ताकतवर बल होगा, चाहे वो प्रतिकर्षण का हो चाहे आकर्षण का बल हो। मतलब ये वाला बल जो होता है बेटा बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। अगर हम वही चीज रखें, मतलब उतनी ही दूरी रखें और उतना ही जितना हमने क्वांटिटी Q1 Q2 ली थी उतनी क्वांटिटी M1 M2 की भी लें, मतलब उसका जो हमारा मान है वो उतना रहे, तो उस कंडीशन में जो ये वाला बल होगा बेटा वो बहुत ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम दो नाभिक दो प्रोटॉनों की बात करते हैं, दो प्रोटॉन अगर बेटा रखे हैं, दो प्रोटॉन मान लो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, दो प्रोटॉन 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो प्रोटॉन कैसे बेटा आवेशित होते हैं। प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। अगर दो प्रोटॉनों को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाए तो जितना बल वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने में लगा रहे होंगे, कौन सा बल लगेगा बेटा? वैद्युत बल लगेगा, क्योंकि दोनों क्या है बेटा? चार्ज है, दोनों आवेशित हैं, तो दोनों में वैद्युत बल लग रहा होगा। तो जो बल उनके बीच में लग रहा होगा, अब उन्हीं दोनों प्रोटॉनों को अगर हम एक दूसरे के नजदीक रखें तो उनका प्रोटॉनों का द्रव्यमान भी होता है बेटा, उनका द्रव्यमान कुछ भार होगा या कुछ द्रव्यमान होगा, तो उनका तो द्रव्यमान के कारण जो उनके बीच में कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा बेटा, वह बल और इस बल में ये वाला जो बल होगा ये उससे 10 की घात 36 गुना ज्यादा बड़ा होगा। 10 की घात 36 गुना ज्यादा बड़ा होगा ये वाला बल इस बल से। मतलब कि अगर उनकी दूरी बीच की बराबर है तो उसमें लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा उसके 10 की घात 36 गुना बल वैद्युत बल उस पर लग रहा होगा। तो यहां से कह सकते हैं कि जो बल की तीव्रता होती है वो वैद्युत बल जो होता है बेटा अत्यधिक तीव्र होता है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो बेटा कम तीव्र होता है। तो आई थिंक यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में हमने तुलना की है। तो यहाँ पर इन 4 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग तुलना की, तो हम यहाँ से ये सारी बातें यहाँ पर लिख सकते हैं या बता सकते हैं कि हाँ इनमें ये कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो बेटा अब जो हमको पढ़ना है वो है हमारा वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र। जरा इस टॉपिक को पढ़ के देखते हैं कि ये क्या है हमारा वैद्युत क्षेत्र, या इसको वैद्युत बल क्षेत्र भी कहते हैं। तो बेटा अगर हम बात करें इस परिभाषा को, अगर देखें इस परिभाषा को बाद में देखते हैं, पहले हम समझते हैं कि वैद्युत बल क्षेत्र को समझेंगे कैसे, फिर परिभाषा के बारे में बात करते हैं। ठीक है बेटा, हमने कहा कि मान लो कोई एक यहाँ पे बेटा क्या रखा है, एक आवेश रखा है इस बिंदु पर। कहाँ रखा है बेटा? इस बिंदु पर कोई +q आवेश रखा हुआ है, +q आवेश रखा हुआ है। अब ये बताओ जो आवेश रखा है इस आवेश का प्रभाव इसके चारों ओर किसी दूरी तक ही तो होगा। अब ये नहीं कि आवेश यहाँ रखा है और ब्रह्मांड के दूसरे कोने चलेगा तो वहां तक उसका प्रभाव होगा, नहीं, इसका प्रभाव कुछ दूरी तक तो होगा। मतलब कि वो कौन सी दूरी सकती है बेटा? इसके आसपास एक क्षेत्र ऐसा होगा जहां तक इसका प्रभाव होगा इस आवेश का। ठीक है, तो मान लो कि एक क्षेत्र हमने मान लिया बेटा, एक क्षेत्र है कि यहां तक इसका आवेश का प्रभाव है, इसके आवेश का प्रभाव चारों ओर इसके इस क्षेत्र के अंदर है। मतलब कि अगर कोई दूसरा एक आवेश हम लेके आए बाहर से, फॉर एग्जांपल हमने -q चार्ज को लिया और उसको हम बाहर से लेके आ रहे हैं। ठीक है, हम उसको बाहर से लेके आ रहे हैं, ये चार्ज हमारा है, इसको लेके आ रहे हैं। जब तक इसके आवेश के क्षेत्र के ये बाहर रहेगा, जब तक इसके आवेश के क्षेत्र के बाहर रहेगा तब तक क्या होगा बेटा? इस पे कोई बल नहीं लग रहा होगा, तब तक कोई बल नहीं लग रहा होगा। जैसे ही ये यहां पहुंचेगा, इसकी बाउंड्री पे पहुंचेगा, इसके आवेश क्षेत्र के अंदर आ जाएगा, वैसे ही इस पे बल लगना शुरू हो जाएगा। क्यों लगना शुरू हो जाएगा? क्योंकि ये अब इसके क्षेत्र में आ गया है।
क्षेत्र में आने के कारण ही इस पे बल लगना शुरू होगा। जब बाहर है तो इसका कोई प्रभाव ही नहीं है इसके ऊपर, तो इस पे बल कैसे लगेगा? तो कह सकते हैं कि इस आवेश के आसपास एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां तक ही इसका प्रभाव होता है। तो उस प्रभाव वाले क्षेत्र को, उस प्रभाव वाले क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल नहीं कह सकते हैं कि वॉल्यूम, आयतन कह सकते हैं, क्योंकि आवेश है ना, आवेश के चारों ओर तो होता है ना बेटा, इधर भी होगा इधर भी होगा, तो एक तरह से आयतन कह सकते हैं कि इस आवेश के चारों ओर एक ऐसा आयतन होता है जिसमें कोई आवेश अगर आएगा तो उस पे बल लगेगा, वो बल को महसूस करेगा। तो वो आसपास का जो उसका क्षेत्र है, चारों तरफ का जो क्षेत्र है, उससे क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र। ठीक है, आई थिंक समझ में आया, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र। अब हम जरा इसकी बात करते हैं, इसकी परिभाषा की बात करते हैं। अगर देखो बेटा, किसी वैद्युत आवेश या आवेश समुदाय, यहाँ आवेश समुदाय क्यों लिखा गया बेटा? हो सकता है एक आवेश हो या हो सकता है यार हम दो आवेश मान लें। हमने कहा एक Q1 है और एक Q2 है, तो अब इन दोनों की वजह से हो सकता है कि एक आवेश क्षेत्र हमारा बने जो इन दोनों का हो, मान लो अब कोई आवेश क्षेत्र हमारा इतना बन रहा है इन दोनों की वजह से, तो इसलिए यहाँ पर आवेश समुदाय कहा गया। ठीक है बेटा, कि एक से अधिक अगर आवेश है तो आवेश समुदाय कहा गया। तो बेटा किसी वैद्युत आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र है ना, क्या वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश, जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। मतलब उस क्षेत्र में कोई बाहरी आवेश अगर आएगा तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, तो जो वह क्षेत्र होगा उसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं या वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। तो आई थिंक आपको वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र का कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वैद्युत बल रेखाओं की। किसकी बात करते हैं बेटा? वैद्युत बल रेखाओं की। जरा उसको एक बार देखते हैं। अब जो हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा वैद्युत बल रेखाएं। क्या है? वैद्युत बल रेखाएं। ये क्या होती है बेटा? ये एक तरह की काल्पनिक रेखाएं होती हैं, एक तरह की काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो दिखाती हैं कि अगर हम किसी आवेश को बाहर से लेके आते हैं किसी दूसरे आवेश के वैद्युत क्षेत्र के अंदर, किसी दूसरे आवेश के वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर हम एक आवेश को लेके आते हैं तो उस पर बल किधर की तरफ लग रहा होगा। ये हमारी कौन सी रेखाएं हैं? वैद्युत बल रेखाएं हमको प्रदर्शित करती हैं। जरा इसको समझते हैं, आसानी से कि कैसे चीजें होती हैं। अगर हमसे आपसे बात करें, हमने कहा कि एक बेटा हमने ये ले लिया, एक आवेश ले लिया जो बेटा कैसा बेटा? धन आवेश है। क्या? एक धन आवेश हमने ले लिया, धन आवेश ले लिया। अब धन आवेश ले लिया, अब हो सकता है इसका एक क्षेत्र हो, वैद्युत क्षेत्र हो, क्षेत्र का होगा एक वैद्युत क्षेत्र, ऐसा नहीं कि अनंत रूप से रहेगा, इसका एक वैद्युत क्षेत्र होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा यहां तक इसका एक वैद्युत क्षेत्र है। क्या है बेटा? वैद्युत क्षेत्र है इसका। अब हम अगर किसी एक आवेश को लेके आए, और उसको लेके आए हम यहां पर, इसके लेके आते हैं, इस आवेश को लेके आते हैं यहां पर लेके आते हैं, तो बेटा क्या होगा? हम देखेंगे उस पे जो बल लग रहा होगा, अगर हम उस आवेश को यहां लेके आते हैं, अगर यहां पे लाएं तो उस पे जो बल लग रहा होगा बेटा नीचे की तरफ लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा? नीचे की तरफ लग। अगर उस आवेश को हम इधर से लाते तो उसको इधर भगाने की कोशिश करता, इधर की तरफ लगाता। उस आवेश को अगर हम यहां से लाते तो कहां बेटा? इधर की तरफ भगाता। अगर उस आवेश को हम यहां से लेके आते तो उसको कहां भगाता? इधर की तरफ। नहीं होता? ये प्लस आवेश है, और अगर हम प्लस को लेके आएंगे, हमेशा कितना प्लस को लेके आएंगे चेक करने के लिए, तभी वैद्युत रेखाएं हमको मिलेंगी। कौन सी? प्लस आवेश लेके आएंगे प्लस के। अब ये प्लस है बेटा, अगर हम प्लस लेके आएंगे, मान लो उस प्लस को हम यहाँ लेके आएंगे तो बेटा कहाँ? इस पे इधर की तरफ बल लगेगा, नहीं लगेगा? उस प्लस को अगर हम यहाँ लेके आए तो बेटा इधर की तरफ लगेगा, नहीं लगेगा? और अगर इधर लेके आए तो इधर लगेगा। तो चीजें समझ में आ रही है बेटा? हम जहां भी लेके आएंगे बिल्कुल जस्ट बाहर की तरफ बल लग रहा होगा, एक बाहर की तरफ उस प्लस वाले पर कि तुम बाहर हटो क्योंकि तुम प्लस हो और हम भी प्लस हैं, तो इसलिए दूर हट जाओ। तो कहां ढकेलेगा बेटा? जिधर से आ रहा होगा वो उसको ढकेल देगा। तो एक तरह की ये जो लाइन बन रही है, ये दिखा रही है उस पे लगने वाले बल की दिशा को दिखा रही है, उस पे लगने वाली बल की दिशा को दिखा रही है। मतलब कि अगर हम कोई एक आवेश ले लें जो धन आवेश है, या ये धन आवेश है, तो इससे जो इधर की तरफ बल लग रहा होगा, चारों तरफ का जो बल लग रहा होगा, उसको हम एक रेखा से प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन वो रेखा वास्तव में नहीं होती, उसको हम कल्पना के रूप में मान लेते हैं कि ऐसी रेखा अगर हम मान लें तो उस पे बल इधर की तरफ लग रहा होगा। तो ये जो रेखाएं होती हैं इनको क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत बल रेखाएं। क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत बल रेखाएं। ये एक तरह से काल्पनिक होती है, ये हम सिर्फ बनाते हैं ताकि हमको पता चल सके कि उस पे बल कहां की तरफ बल किस दिशा में लग रहा होगा।
तो और एक चीज बात, अब ये बताओ ये रेखाएं क्या अनंत रूप से चलती जाएंगी, ऐसे चलती जाएंगी बाहर की तरफ? नहीं चलती जाएंगी। ये रेखाएं कहां तक होंगी? जहां तक इसका वैद्युत क्षेत्र होगा उस क्षेत्र तक ये रेखाएं दिखाएंगी बल की दिशा को। कि अगर हमारे बाई चांस हमारे तरफ कोई आवेश आता है, धन आवेश, तो हम उसको किधर की तरफ भेजेंगे, ये दिशाएं हमको बता रही हैं। तो अगर हम तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बेटा कि वैद्युत बल रेखा की अगर परिभाषा हमको लिखनी हो तो वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है। वक्र मतलब क्या? लाइंस हैं, ठीक है, जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धन आवेश चलता है। मतलब उस पर चलेगा धन आवेश। अगर उस आवेश को लाके हम यहाँ छोड़ दें तो वो इसी लाइन के अकॉर्डिंग चलता बाहर चला जाएगा। यहाँ लाइन अगर लाके हम यहाँ छोड़ दें तो वो इधर की तरफ भाग जाएगा, उसको यहाँ लाके छोड़ तो इधर की तरफ भाग जाएगा। ऐसे ही जहां लाके छोड़ेंगे वो इधर की तरफ भाग जाएगा। ऐसे अनंत हम खींच सकते हैं, यहाँ पर भी होगा, अगर इधर आएगा तो यहाँ भाग जाएगा, यहाँ भाग जाएगा। ऐसे अनंत रूप से हम खींच सकते हैं कि ये वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, अनंत रूप से खींच सकते हैं। फिर इसके बीच भी खींच सकते हैं। तो अनंत बल रेखाएं चारों तरफ इसके होंगी। कितनी अनंत बल रेखाएं होंगी? बहुत सारी होंगी, हम गिनती नहीं कर सकते। और वो अगर वो क्या दिखाती हैं? उस पर लगने वाले कौन से धन आवेश, एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को दिखाती हैं। हमेशा कौन सा आवेश लेके आएंगे बाहर की तरफ से? धन आवेश लेके आएंगे। धन को लेके आएंगे तो देखेंगे बल किधर लग रहा है। तो बेटा ये जो चारों तरफ ये जो हमारी रेखाएं हैं इन्हें कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं। ये जो हमारी रेखाएं हैं ये बेटा क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं। अब हम बात करते हैं बेटा, अगर हम बात करते हैं ये वैद्युत बल रेखाएं हमारी हो गई, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं कि बाई चांस अगर ये चार्ज जो है हमारा प्लस ना होकर माइनस होता तब की बात करें। धन आवेश में तो हमने देख लिया कि धन आवेश में ऐसे इधर की तरफ बल रेखाएं होंगी। अगर बाई चांस माइनस होता तो मतलब कि जो हमारा आवेश है वो ऋणात्मक होता, ये प्लस क्यू है। अगर वो ऋण आवेश होता तो मतलब वो माइनस में होता। अब माइनस में वो लेके आएंगे हमेशा हम कौन सा आवेश? धन आवेश ही लेके आएंगे, चाहे हम ऋण आवेश लें या धन आवेश लें। लेकिन जो बाहर से आवेश लेके आएंगे वो क्या होगा? हमेशा ऋण आवेश, वो धन आवेश ही होगा। वो एकांक धन आवेश होगा जिसका मान 1 होगा। वो 1 का ही परिमाण का आवेश लेके आएंगे। अब हम मान लो कि कोई आवेश लेके आते हैं, अगर हम उसको यहां से लाना चाहते हैं, मान लो इसका जो हमारा वैद्युत क्षेत्र का एरिया है बेटा कहाँ है? ये है। ये तो जैसे ही हम इसके क्षेत्र के अंदर लाएंगे ये क्या करेगा? वो प्लस है और ये माइनस है, तो ये क्या करेगा? उसको अपनी तरफ खींचेगा। खींचेगा नहीं बेटा? उसको की तरफ खींचेगा। मान लो यहाँ आ रहा है तो जैसे आएगा वो इधर की तरफ खींचेगा। तो जो उस पे जो बल लग रहा होगा किधर की लगेगा बल? उस पे जो बल लग रहा होगा किधर की तरफ लगेगा? वो बल हमारा इधर की तरफ लगेगा। वो बल हमारा किधर की तरफ लगेगा? इधर की तरफ लगेगा। मतलब वो बल हमारा इधर की तरफ लगेगा। मतलब उसकी जो दिशा होगी कहाँ होगी बेटा? इधर की तरफ होगी। अगर हम उसको इधर से लेके आएंगे तो खींचेगा उसको कहां से? इधर की तरफ, इधर की तरफ खींच लेगा। अगर हम इधर से लेके आए तो कहां बेटा खींचेगा? ये इधर की तरफ खींच लेगा। नीचे से लेके आएंगे तो बेटा खींच लेगा, तो बल को ऐसे खींच लेगा। तो उस पे जो बल लग रहा होगा बेटा कुछ इस तरह लग रहा होगा अंदर की तरफ। कैसे? अंदर की तरफ बल लग रहा होगा। चारों तरफ जो रेखाएं होंगी तो कुछ उस तरह, इसकी रेखाएं जो होंगी बेटा कुछ इस तरह होंगी, अंदर की तरफ रेखाएं बन रही होंगी। इसमें रेखाएं बाहर की तरफ थी और इसमें वैद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ आ रही हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। इसको भी अनंत रूप से बना सकते हैं। इसके बीच में बहुत सारी होंगी अनंत रूप से रेखाएं जो अंदर तरफ खींचेंगी। तो ये क्या बेटा? बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं हैं और जो प्रदर्शित करती हैं धन आवेश पे लगने वाले बल को। और धन आवेश अगर यहाँ है तो उसमें बल कहाँ लग रहा होगा? इधर की तरफ लग रहा होगा। तो ये जो रेखाएं हैं इन्हें कहते हैं क्या बेटा? वैद्युत बल रेखाएं। तो आई थिंक आपको धन आवेश और ऋण आवेश में वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो बल रेखाएं हैं ये कहां तक रहेंगी? इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही रहेंगी। बाहर जाओगे तो खत्म हो जाएंगे, तो नहीं रहेंगी ये, क्योंकि भैया इसका जो क्षेत्र है उसी के अंदर ये बल रेखाएं रहती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्लस और माइनस दोनों अलग अलग बात करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि एक प्लस रखा और एक माइनस रखा है, दोनों नजदीक रखे हुए हैं, तो बटा अब क्या उसमें बल लगेगा? हमको पता है कि अगर इसके वैद्युत क्षेत्र से बाहर ये वाला आवेश रखा है तो कोई बल नहीं लगेगा, कोई बल नहीं लगेगा। अगर बाई चांस इसका वैद्युत क्षेत्र और इसका वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे में कंबाइन कर गए तो जैसे ही दोनों एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में कोई भी अगर ये चल के इसके वैद्युत क्षेत्र में आ गया तो ऑटोमेटिक इससे बल लगने लगेगा, या ये चल के इसके वैद्युत क्षेत्र में आ गया तो इनके बीच में बल लगने लगेगा। लेकिन जब तक दोनों अपना अलग अलग वैद्युत क्षेत्र में हैं तब तक उनके बीच में कोई बल नहीं लगेगा। और फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इसको ले आते हैं, हम इसके वैद्युत क्षेत्र में ले आते हैं तो इनके बीच में बल लगेगा। और जब बल लगेगा तो उसमें वैद्युत बल रेखाएं कैसे होंगी जरा उनको भी एक बार देख लेते हैं। हमने कहा कि इनको उठा के हम नजदीक ले आते हैं, इसको उठा के हम नजदीक ले आते हैं। इसको थोड़ा कम कर लें, ये बहुत ज्यादा हो गया है तो इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। ये बहुत ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं हमें बना दी है तो थोड़ा सा आपको फिगर थोड़ा सा खराब हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा कम लेके चलते हैं।
हमने कहा कि ये बेटा हमारा प्लस है, ये प्लस है, और यहाँ पर उसको उठा के हम नजदीक ले आए, नजदीक ले आए, ये माइनस हमारा हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ये प्लस है माइनस है। तो बेटा इसकी जो वैद्युत बल रेखा है बेटा कहाँ है, वो बाहर की तरफ निकल रही थी, हमने बताया था बाहर तरफ निकल रही थी। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे। अब ये बाहर की तरफ निकल रही है, और इसमें जो वैद्युत बल रेखा है बेटा कहाँ जा रही है, वो अंदर की तरफ जा रही है, मतलब ये अंदर आ रही है, 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 और ये अंदर आ रही है, और ये अंदर आ रही है, ये अंदर हो गया और ये अंदर हो गया। तो इसमें तो अंदर आ रही है और इससे बाहर जा रही है, और जैसे ही इन दोनों के वैद्युत क्षेत्र में आएगा तो दोनों कैसे होंगी, कैसे होंगे बेटा, देखो ये तो निकल रही है बाहर, लेकिन जैसे बाहर निकलेगी तो क्या बेटा, ये प्लस वाली है और ये माइनस वाली है। तो जैसे बाहर निकलेगी ये देखेगा अरे ये तो माइनस है, तो ये क्या करेगा, ये इसकी तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगा, क्या करेगा, इसकी तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगा, और मुड़ के बेटा क्या इसमें चला जाएगा, मुड़ के बेटा चला जाएगा। यानी वैद्युत बल रेखाएं जो यहाँ से निकल रही थी वो इसमें चली गई, ये वाली क्या करेगी बेटा, निकलेगी और यहाँ चली जाएगी, ये वाली निकलेगी सीधी चली जाएगी। ये जल्दी से जल्दी मुड़ के वहां पहुंचना चाहती है, अब ये सीधी है, फटाक से पहुंच गई, ये जैसे निकलेगी मुड़ना शुरू होगी और यहाँ पहुंच जाएगी, और जैसे ये ऐसे ये जैसे निकलेगी ये तो मुड़ना शुरू हो जाएगी और यहाँ पहुंच जाएगी, ये निकलेगी बेटा मुड़ के ऐसे पहुंच जाएगी ये, और ये जो है ये भी घूम घाम के पहुंच जाएगी यहाँ पे, घूम घाम के यहाँ पे पहुंच जाएगी ऐसे करके, और ये भी बेटा घूम घाम के वहां पहुंच जाएगी, ये भी घूम घाम के वहां पहुंच जाएगी। तो कुछ ये यहाँ आ जाएगी, वो वाली घूम के यहाँ आ जाएगी, और ये वाली भी घूम के यहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो अब देख रहे हैं बेटा, तो जब दो आवेश नजदीक आते हैं, जब उनके बीच में बल लगने लगता है, जब दोनों के वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे में से कांटेक्ट में आ जाते हैं, एक दूसरे के अंदर आ जाते हैं, तो बेटा क्या होता है, इस तरह की वैद्युत बल रेखाएं बनेंगी, वो यहाँ से चलेंगी और यहाँ पहुंचेंगी, यहाँ चलेंगी यहाँ पहुंचेंगी। ये एरो आप अच्छे से दिखा दो ताकि आपको पता रहे कि एरो कहाँ जा रही है, ये इधर पहुंच रही है, इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, और ये सब बना सकते हैं। तो बेटा ये हो गया प्लस प्लस का। अब बात करते हैं ये प्लस माइनस का। अब बात करते हैं कि अगर दो आवेश ऐसे हैं जो धन धन हैं, अगर धन धन हो तो उनमें कैसे बेटा वैद्युत बल रेखाएं काम करती हैं, उनको भी देख लेते हैं। हमने कहा कि अगर एक प्लस है, ये वाला हमने कहा ये प्लस है, आवेश रखा हुआ है, ये प्लस आवेश रखा हुआ है, और दूसरा प्लस वाला आवेश एक यहां पर आ गया, दोनों प्लस हो गए, दोनों प्लस हो गए। अब ये प्लस आवेश कुछ इस तरह है कि इसके वैद्युत क्षेत्र में आ गया, क्या हो गया बेटा, वैद्युत क्षेत्र में आ गया। अब बताओ वैद्युत क्षेत्र में जैसे आएगा तो इनके बीच में क्या बल लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण का बल होगा, ये भी प्लस प्रतिकर्षण बल होगा। यहाँ कैसा था बल, आकर्षण था। अब देखो ये कहता है भैया कि हमसे बाहर की तरफ बाहर निकलेगी, बल देखा है बाहर की तरफ निकलेंगी, ये भी कहता है हमसे बाहर की तरफ निकलेंगी, ये भी कहता है हमसे बाहर की तरफ निकलेंगी, और ये भी कहता है हमसे बाहर तरफ निकलेंगी। इससे चारों बल रेखाएं बाहर तरफ निकलती हैं, तो उनको बना लेते हैं एक बार। हमने कहा ये देखो ये बाहर निकल रही है, अच्छा अब ये भी तो प्लस ही है, तो इससे भी बेटा बाहर तरफ निकलेंगी, ये निकल रही है, 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 और ये निकल रही है, ऐसे निकल रही है, यहाँ भी बना लेते हैं, ये निकल रही है। तो अब ये जो वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, अब जैसे ही दोनों एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में आएंगे, इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा और इसका जो वैद्युत क्षेत्र जैसे दोनों का कोइंसाइड करेगा, जैसे आएगा वैसे ही इन दोनों में प्रतिकर्षण बल लगने लगेगा। प्रतिकर्षण क्यों लगेगा बेटा, कि देखो ये वैद्युत बल रेखा निकलना चाहती है और ये भी विद्युत बल निकलना चाहती है, मतलब लेना नहीं चाहता, ना ये लेना चाहता है ना ये लेना चाहता है, सिर्फ दोनों दूर निकलना चाहते हैं। अब निकलना चाहते हैं तो क्या बेटा, ये एक दूसरे से नफरत करते हैं, क्या करते हैं, नफरत, दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। तो मतलब कि जैसे निकलेगा ये भी तो प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये कहेगा हटो जितनी जल्दी दूर निकल जाए। यहाँ पर क्या था, जितनी जल्दी पास पहुंच जाए, ये कहेगा हम जितनी जल्दी दूर निकल जाए। तो जैसे निकलेगा ये यहाँ से मुड़ना शुरू कर देगा, इसकी तरफ भाग जाएगा, और ऐसे ये भी क्या करेगा, नफरत की वजह से इससे भागना शुरू हो जाएगा, दूर की तरफ भागेगा, और ये भी दूर की तरफ इससे भागेगा। और ये क्या करेगा, ये जितनी जल्दी मुड़ पाएगा इधर की तरफ मुड़ के भाग जाएगा, ये जितनी जल्दी मुड़ पाएगा इधर की तरफ मुड़ के भाग जाएगा, ये जितनी जल्दी क्या करेगा बेटा, इधर की तरफ मुड़ के भाग जाएगा, ये जितनी जल्दी भाग इधर भाग जाएगा ऐसे। और ये तो बिल्कुल है कि इधर ही भागता रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये भी भाग जाएगा इधर की तरफ, और ये भी भाग जाएगा इधर की तरफ, ये भी भाग जाएगा बेटा इधर की तरफ। तो देखो रेखा कैसे मुड़ के तुरंत वापस तरफ भाग रही है। और ऐसे ये क्या करेगा, ये इधर की तरफ भागेगा, ये वाला इधर की तरफ भागने लगेगा, ये वाला इधर की तरफ भागने लगेगा, और ये वाला इधर भागेगा, और ये भाग इधर भागेगा, और ये इधर भागेगा, और ये इधर भागेगा।
तो बेटा देख सकते हैं हम कि जो प्लस प्लस में है वो रेखाएं कुछ ऐसे इधर भाग रही हैं, इसकी इधर भागने की कोशिश कर रही है, इसको इधर भागने की कोशिश कर रही है। तो ये दिखा रहा है कि दोनों में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, दूसरे से दूर जाना चाहती हैं। तो यहाँ पर क्या प्रतिकर्षण हमको शो हो रहा है। और जो प्लस प्लस है, जो प्लस प्लस है, इसमें किस प्रकार की वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग हमसे दोबारा क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, हम समझा देंगे। और फिगर आपको ही जरूर बनाना है, ये फिगर पेपर में आता है, समझने के लिए आपको अपनी कॉपी में फिगर जरूर बनाना है दोनों। ये आकर्षण का हो गया और ये प्रतिकर्षण का हो गया। और साथ साथ हमने दिखाया था कि प्लस में कैसे होता है और माइनस में कैसे होता है। अगर दोनों अलग अलग रखे हैं, अकेले अकेले रखे हैं, तो उनमें वैद्युत बल रेखाएं कैसे होती हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ पर ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की। अब हम बात करते हैं, एक नीचे हमने लाइन लिखी है, इसको एक बार ध्यान से देखते हैं। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, गांठ बांध लीजिए, इसको समझ लीजिए कि आखिर ये है क्या। ठीक है बेटा, जरा बात करते हैं। हम इसे कह रहा है वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर। बेटा ये क्या है, सारी वैद्युत बल रेखाएं हैं। ये क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं। इसके किसी भी बिंदु पर, मान लो हम इसका एक बिंदु ले लेते हैं बेटा, कौन सा, हमने कहा मान लो इसके ये बिंदु ले लेते हैं, इसके कि किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो मतलब इस बिंदु पर अगर हमें एक स्पर्श रेखा खींचें, स्पर्श रेखा क्या होता है, किसी भी कर्व पर उसका टेंजेंट मतलब उसको स्पर्श करती हुई एक रेखा, एक स्पर्श करती हुई रेखा, मतलब कि इस बिंदु को स्पर्श करती हुई एक रेखा खींचते हैं, सीधी रेखा। कौन सी बेटा, सीधी रेखा। इसको जरा अच्छा से बना लेते हैं। मान लो कि बेटा कौन सा बिंदु है, ये बिंदु है हमारा, ये बिंदु है हमारा, और इसको स्पर्श करती हुई एक स्पर्श रेखा हम ये खींचते हैं सीधी। ठीक है, तो ये रेखा जो हमारी है, स्पर्श रेखा है, ये क्या दिखाती है, ये दिखाती है दिशा। कौन सी दिशा, बल की दिशा। कौन से बल की दिशा, अगर किसी एक आवेश, धन आवेश को लाके हम इस बिंदु पर रख दें, किसी धन आवेश को बाहर से लाकर हम इस बिंदु पे रख दें, तो उस पे जो बल लग रहा होगा इस बिंदु पर, वो इधर की तरफ बल लग रहा होगा, वो इधर की तरफ लग रहा होगा। मतलब कि ये जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं, इसके किसी भी बिंदु पर अगर हमें लगने वाला बल को निकालना है कि बल की दिशा किधर होगी, तो उस बिंदु पर हम लाकर एक बाहर की तरफ लाकर एकांक धन आवेश लाके वहां रख देंगे, और उससे जो स्पर्श रेखा पास होगी वो दिखाएगी कि उस पे लगने वाला बल किधर की तरफ होगा। ऐसे बेटा अगर हम इसकी बात करें तो हम मान लो ये भी वैद्युत बल रेखाएं हैं। हमने कहा कि हमको पता करना है कि मान लो इस बिंदु पर पता करना है, कहां, इस बिंदु पर पता करना है हमको कि वैद्युत बल रेखा जो है इस बिंदु पर बल किधर लग रहा होगा। तो हमने कहा कोई एक धन आवेश लाके हम यहाँ पे रख दें, और उस पे लगने वाला बल जो होगा वो किधर होगा, कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दें, इसको, इस बिंदु को स्पर्श करती हुई एक स्पर्श रेखा हमने खींच दी इधर की तरफ, क्योंकि बेटा बल की रेखा इधर की तरफ है। तो ये क्या दिखा रहा है, इस बिंदु पर उस धन आवेश पे लगने वाले बल की दिशा को दिखा रहा है। तो यही लाइन ये कहती है, इसमें और कुछ नहीं है। इस पे हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे जो हमको दिखाएगी उस धन आवेश पर लगने वाली बल की दिशा को। तो आई थिंक अब आपको समझ में चीजें आ गई होंगी। अब जो हमारा टॉपिक है वो है उदासीन बिंदु। इस बिंदु को पढ़ेंगे, उदासीन बिंदु ये क्या होता है, चलिए इसको जानेंगे। उसके पहले अगर जो पिछला हमने पढ़ाया है, अगर उसमें आपको फिगर बनाने में दिक्कत आ रही थी या फिगर समझ नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर फिगर आप दोबारा बना दिया, आप समझ सकते हो कि दिक्कत, सब फिगर को बनाने में दिक्कत आप नहीं होगी, आप बना सकते हो दोबारा फिगर यहाँ पे। तो अब बात करते हैं उदासीन बिंदु की। बेटा उदासीन बिंदु वह बिंदु होता है जो जहां पर दिखाता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वहां पे नहीं है, वहां पर उनकी जो उपस्थिति है वो शून्य है। तो ऐसा बिंदु जहां पर वैद्युत बल रेखाएं ना हो, उस बिंदु को कहते हैं उदासीन बिंदु। इसका एक फॉर्मूला भी हम आपको बताएंगे। पहले जरा समझ लेते हैं कि उदासीन बिंदु होता क्या है। देखो बेटा, हमने देखा था, जब इस केस को देखें अगर हम, तो देखा था हमने प्लस से निकल के माइनस तरफ जा रही है, यहाँ प्लस निकल के माइनस तरफ जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है। तो इन दोनों के बीच में कहीं कोई ऐसी जगह है जहां पर बेटा वैद्युत बल रेखाएं ना हो। अगर हम देखें कहीं भी नहीं होगी बेटा, इनके बीच में कहीं भी बल ऐसा नहीं होगा इन दोनों के बीच में कि ऐसी कोई जगह होगी जहां पे वैद्युत बल रेखाएं ना हो। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी होंगी बेटा, अनंत रूप से होती हैं, यहाँ भी होंगी, इनके बीच में भी होंगी, इनके बीच में भी होंगी, इनके बीच में भी होंगी, अनंत रूप से चल रही है। तो इनके बीच में ऐसी कोई जगह होगी ही नहीं इनको मिलाने हुई रेखा पर कि जहां पर बेटा वैद्युत बल रेखाएं क्या हो, ना हो।
और हमको उदासीन बिंदु मिल जाए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ये वाला होते हैं जिनमें आकर्षण बल होता है, जो ऐसे जो होते हैं आकर्षण बल वाले केस में वह उदासीन बिंदु हमको नहीं मिलता है। तो उदासीन बिंदु मिलता कहाँ है? मिलता है बेटा हमें इस केस में मिलता है। जरा इनकी बात करें बेटा, देखो यहां पर क्या है, रेखाएं एक दूसरे से दूर जाना चाहती हैं, एक दूसरे से दूर रहना चाहती हैं। जब दूर रहना चाहती है तो हो सकता है एक जगह ऐसे हमको मिल जाए जहां पर कोई रेखा मिले ही ना, क्योंकि दूसरे से दूर जाना चाहती हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने कहा कि देखो अगर हम बात करें यहाँ पर, ये तो भैया दूसरे दूर जाना चाहती हैं, तो अगर हम इनको मिलाने वाली रेखा एक मिलाएं, इनको मिलाने वाली रेखा मिलाएं, हमने कहा ये मिलाने वाली इनको रेखा है, जो इनको रेखा एक रेखा मिला रही है, उस रेखा की बात करें तो कहीं इस रेखा पे एक बिंदु ऐसा होगा इनके बीच में जहां पर बेटा ना इसकी कोई रेखा होगी ना इसकी कोई रेखा होगी, दोनों एक दूसरे से दूर भाग रही होंगी। तो एक जगह ऐसा आएगा जहां पर ना ये रेखा होगी और ना इसकी कोई रेखा होगी, वैद्युत बल रेखा। तो उस बिंदु को क्या कहेंगे बेटा? उदासीन बिंदु। क्या कहते हैं? उदासीन बिंदु। जहां पर वैद्युत बल रेखाओं की उपस्थिति ना हो, वहां पर वो प्रेजेंट ना हो, तो वो होता है उदासीन बिंदु। अब उदासीन बिंदु निकालने का एक फॉर्मूला है, आप लोग नोट कर लीजिए। हमने कहा कि मान लो ये जो आवेश रखा है इसका मान कितना है बेटा? Q1 है, ये Q1 आवेश रखा हुआ है, और ये जो आवेश रखा है इसका मान क्या है बेटा? Q2, ये Q2 आवेश है। और इनके बीच की जो दूरियां हैं हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी जो है ये है R1, ये दूरी है R1, और यहां से यहां तक की दूरी जो है वो बेटा क्या है? R2। मतलब इस आवेश से जो हमको उदासीन बिंदु मिल रहा है उसकी दूरी R1, और इस आवेश से जो उदासीन बिंदु मिल रहा है उसकी क्या बेटा? R2 है। तो इस कंडीशन में अगर हमको उदासीन बिंदु की स्थिति निकालनी है तो आप एक फॉर्मूला नोट कर लो। क्या होता है फॉर्मूला? वो होता है Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, ये होगा बराबर Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। ये फार्मूला आप नोट कर लो। इस फार्मूले से हम उदासीन बिंदु की स्थिति को निकाल सकते हैं कि वो कहां पे होगा। इससे हम आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके लास्ट में आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं सारे के अलग अलग न्यूमेरिकल हम आपको करवाएंगे, और बाद में समझाएंगे भी चीजों को। जो चीज आपकी छूट गई है उसको फिर से दोबारा समझा देंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा उदासीन बिंदु क्या है और उसको कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो अगला जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है बेटा? वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में हम बात करेंगे कि उनके क्या क्या गुण होते हैं। तो पहला अगर हम बात करें बेटा कि धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। सभी जानते हैं कि धन आवेश से बाहर निकलती हैं और ऋण आवेश से जाके समाप्त हो जाती हैं। तो आई थिंक जो अभी पिछला चित्र हमने बताया था वहां से चीज आपको समझ में आ गई होगी। प्लस से चलती हैं और माइनस में खत्म हो जाती हैं। नेक्स्ट बेटा क्या है? बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करती हैं। ये भी हमने अभी आपको समझाया था कि किसी बल रेखा पर जो किसी बाहरी आवेश को लेके आए तो उस पर जो बल की दिशा होगी वो क्या होगी? उस बिंदु पर जो हम क्या खींचते थे? स्पर्श रेखा खींचते थे, उसकी दिशा में बल उस पर लगेगा। ये हमने समझा दिया था अभी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है कि दो परस्पर रेखाएं बल रेखाएं आपस में क्यों नहीं काटती, इसको एक्सप्लेन करिए। तो इसको जरा हम आपको समझाते हैं कि ये वाली जो रेखा है, ये जो लाइन है, ये क्या कहती है। ये कहती है बेटा कि दो, अगर हमने कायदे से बताया था कि ये प्लस है और ये माइनस है, अगर इससे निकलती है कोई रेखा, मान लो एक निकलती है रेखा, ये निकलती है यहां आ गई, और दूसरी कोई रेखा निकलती है बेटा ये यहां आ गई। तो मतलब कि इसका कहने का अर्थ ये है कि अगर ये दो रेखाएं हैं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये रेखा क्या करे, ये इसको पार कर जाए, पार करते फिर ऐसे आके इसमें चली जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मतलब कि ये दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काट सकती नहीं है, ऐसा कभी पॉसिबल होगा नहीं। अब ऐसा अगर पॉसिबल नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, जरा उसको भी बार समझ लेते हैं। हमने कहा कि चलो मान लिया कि ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं, दूसरे से निकल जाती हैं, मान लिया हमने।
अगर मान लिया तो जहां ये काट रही है बेटा, मान लो इस बिंदु पे जो जहां काट रही है, अगर हम इस पर कोई आवेश लेके आएंगे इस बिंदु पर, तो उस पे बल की दिशा किधर होगी, बल की दिशा किधर लगनी होगी। अगर हम इस पर स्पर्श रेखा बनाएंगे, जो ये नीली वाली है, इस पे स्पर्श रेखा बनाएंगे, तो वो बल की दिशा हमारी क्या होगी बेटा, इधर दिखा रहा होगा कि उस पे बल जो लग रहा होगा इधर की तरफ लग रहा होगा। लेकिन अगर हम इस लाल वाली की बात करें कि अगर हम इसको स्पर्श रेखा मान लें बल रेखा, तो अगर इस बिंदु पर इसकी स्पर्श रेखा खींचे तो वो कहां दिखा रहा होगा, वो ऊपर की तरफ दिखा रहा होगा। कहां बेटा, ऊपर की तरफ दिखा रहा होगा, किधर की तरफ, इस पे स्पर्श रेखा क्या होगी, कुछ इस तरह बनेगी, तो मतलब उस पे जो बल की दिशा होगी इधर होगी, इसी बिंदु पर। तो अब ऐसा हो सकता है कि कोई आवेश लेके आए और किसी एक बिंदु पर उस पे दो बल लग रहे हो, बल की दो दिशाएं हों, ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता कि उस पे दो बल लग रहे हो एक ही बिंदु पर, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया ऐसा कभी केस हो ही नहीं सकता कि जो ये दो बल रेखाएं हैं एक दूसरे को क्या बेटा काट दें। बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे को से दूर ही रहेंगी, कभी काटेंगी नहीं। एक बल रेखा अगर यहाँ है तो दूसरी यहाँ जाएगी, तीसरी यहाँ जाएगी, चौथी यहाँ जाएगी, ये एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं। यहां से हम प्रूव करके बता सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये तीसरी लाइन हमारी समझ में आ गई होगी कि कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती। अब चौथे की बात करते हैं। विपरीत आवेशों में ये रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर विपरीत आवेश है तो ये रेखाएं जो लंबाई है इसमें क्या बेटा सिकुड़ने का प्रयास करती है। लंबाई से कहां है बेटा, इधर की तरफ, लेकिन ये बेटा सिकुड़ रही है और यहाँ जाके चली गई, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। और चौथा पॉइंट क्या बेटा है, समान आवेशों में ये रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर समान आवेश है, अगर ये प्लस है और ये भी बेटा क्या है प्लस हो गया, तो क्या होंगी, ये जो रेखाएं होंगी, जो निकलेंगी रेखाएं, ये क्या होंगी, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगी। और कैसी बेटा, लंबवत दिशा में, मतलब अगर ये इधर जा रही तो इधर की तरफ भरने की कोशिश करेगी, ये इधर जा रही तो इधर तरफ भरने की कोशिश करेगी, मतलब लंबवत दिशा में। ऐसे ये जा रही था तो इधर भरने की कोशिश करेगी, ये इधर भरने की कोशिश करेगी। तो मतलब जो हमने पढ़ाया था पिछले टॉपिक में वही चीज है, बस उसको लाइन में यहाँ पर इसके गुण के रूप में लिख दिया गया है। तो आई थिंक आपको वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में काफी कुछ समझ में आ गया होगा। अब जो हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है बेटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले तीव्रता शब्द को समझते हैं कि तीव्रता एक्चुअल में होता क्या है। तीव्रता का मतलब है कि मात्रा, किसकी मात्रा। अगर कोई चीज कम गर्म है तो कहेंगे उसकी तीव्रता कम है, कोई चीज ज्यादा गर्म है तो कहेंगे उसकी तीव्रता गर्मी की ज्यादा है, मतलब उसकी मात्रा की बात कर रहे हैं। तो अभी हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे, किसकी, वैद्युत क्षेत्र की मात्रा की बात करेंगे कि कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है, उसको निकालने का एक तरीका है, जरा उसको बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि बेटा कोई एक आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, कोई एक आवेश यहाँ पे रखा हुआ है। हम मान लें कि कोई आवेश यहाँ पे एक रखा हुआ है, ये प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, ठीक है बेटा, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। अब प्लस क्यू आवेश अगर रखा हुआ है तो ऑटोमेटिक इसके आसपास का एक क्या वैद्युत क्षेत्र होगा, कोई दिक्कत, वैद्युत क्षेत्र होगा। तो क्या जो वैद्युत क्षेत्र होगा, मतलब कि इसको हम बीच में बना लेते हैं, ये प्लस क्यू हमारा रखा है यहाँ पे, तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा तो इसके पूरे एरिया में जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो समान होगा। समान होगा क्या पूरे एरिया में, जितना यहाँ वैद्युत क्षेत्र उतना यही वैद्युत नहीं, वैद्युत क्षेत्र इसका जो है जितना हम नजदीक रहेंगे इसके उतना ज्यादा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे तो जो वैद्युत क्षेत्र में तो है, लेकिन जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बेटा क्या कम होती जाएगी, मतलब उसकी मात्रा वैद्युत क्षेत्र की कम होती जाएगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बेटा हम लिखते हैं, एक सिंबल हमारा होता है, इसे लिखते हैं ई से लिखते हैं, ई से लिखते हैं, कैपिटल ई से दर्शाते हैं। तो अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहा कि कोई एक आवेश है जो कि क्या है बेटा, मान लें कि प्लस क्यू नॉट है, प्लस क्यू नॉट मतलब क्या, कोई धन आवेश है, परीक्षण धन आवेश, जिसको हम परीक्षण के लिए लाना चाहते हैं कि इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ कितनी है, उसको परीक्षण के रूप में एक धन आवेश हम लेके आते हैं। तो हमने कहा जैसे इस धन आवेश को हम लेके आएंगे तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, इस पे कोई बल नहीं लग रहा होगा, इस पे कोई बल नहीं लग रहा होगा। बल लगना कहां शुरू होगा, जैसे ही इसकी बाउंड्री पे पहुंचेगा इस पे बल लगना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे ये इसके नजदीक आता जाएगा, जैसे जैसे इसके नजदीक आ जाएगा इस पे लगने वाला बल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मतलब कि अगर ये जब यहाँ पे रहा होगा तो जो इस पे बल लग रहा होगा वो कम बल लग रहा होगा, क्योंकि ये इससे बहुत दूर है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर कम है,
कम है, जिसके कारण इस पे कम बल लग रहा होगा। आपने वही पढ़ा होगा बेटा कूलाम के नियम में कि दो आवेशों के बीच में दूरी जैसे जैसे घटती जाती है उनके बीच का बल बढ़ता जाता है। ये आपने पढ़ा होगा, क्योंकि बल जो है वहां पर उसके व्युत्क्रमानुपाती था। क्या? उनके बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती था। तो यानी कि दूरी अगर घटेगी तो दोनों के बीच में लगने वाला बल बढ़ेगा। तो बेटा अगर ये इससे ज्यादा दूर पर है तो ऑटोमेटिक इनके बीच में लगने वाला बल कम होगा, और जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा, मान लो यहां पहुंच गया तो दूरी अब कम हो गई, तो इनके बीच में इसके बीच पर लगने वाला बल ज्यादा हो गया। तो बल ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है, कम वैद्युत क्षेत्र है, इसका वैद्युत क्षेत्र इसका कम है, और यहाँ पर इसका वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है, तीव्रता उसकी ज्यादा है, जिसके कारण बेटा क्या है, यहाँ पे ज्यादा बल लग रहा है। तो अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो इसका एक फॉर्मूला आप नोट कर लो। E बराबर जो हमारा होता है, E बराबर जो होता है वो होता है F अपॉन क्यू नॉट। E बराबर F नॉट अपॉन क्यू नॉट। ये E क्या है बेटा? वेक्टर। ये कौन सा है? ये सदिश राशि है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको क्या लिखते हैं? वेक्टर रूप में लिखते हैं। और बल क्या होता है? ये भी सदिश राशि होती है, तो F के ऊपर लगा दिया और नीचे क्या लिख दिया? क्यू नॉट। अब ये क्या है बेटा? क्यू नॉट भी लिखा गया। ये दिखा रहा है कि अगर इस क्यू को लेके आए, हमें जहां परीक्षण करना है इस क्षेत्र, इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर हमको मान लो इस बिंदु पर परीक्षण करना है कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, जहां पे करनी है वहां पर लाके हम उस प्लस क्यू नॉट को, जो हमको बाहर से लेके आए हैं, उस प्लस क्यू नॉट को लाके हम वहां पे रख देंगे, और जैसे रखेंगे तो ऑटोमेटिक इसके और उसके बीच में क्या बेटा? बल लगने लगेगा। वो बल कौन होगा? F होगा। तो उस बल को अगर लिख दें और बटे कितना मात्रा में हम ये लाके यहाँ पे रखे हैं आवेश को अंदर, अगर उसको भाग कर दें तो इस बिंदु पर इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमको पता चल जाएगी। समझ में आया? आई थिंक, यानी कि ये आवेश हम बाहर से लेके आए हैं, हमको इस बिंदु पर इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी थी कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, उस आवेश को लाके उस बिंदु पर रख दो तो ऑटोमेटिक इनके बीच में बल लगने लगेगा। वह बल और बटे जो आवेश हम बाहर से लेके आए हैं उसकी मान रख देंगे, तो हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण इस बिंदु पर पता चल जाएगी। अब ये बात तो हमको क्लियर हो गई। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बेटा? ये फॉर्मूला हमारा नोट कर लेंगे। अब अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है बेटा, इसकी इकाई क्या होगी? जरा इकाई भी देख लेते हैं। इकाई क्या होगी? तो जरा यूनिट की बात करते हैं। अगर इसकी इकाई की बात करें, इकाई क्या होगी? बल का बेटा क्या होता है? मात्रक। हमने बताया था इकाई निकालने का तरीका क्या होता है। बल उसके जो उसके फॉर्मूले में है उनकी इकाइयां रख दो। तो बल का मात्रक क्या होता है बेटा? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और बट्टे क्या लिखा है? ये क्या है? आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो इस प्रकार जो इसकी इकाई हुई बेटा क्या हुई? न्यूटन पर कूलाम। या इनको अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं? न्यूटन पर कूलाम। ये हमारे इनके सिंबल के रूप में इनकी इकाइयां ऐसे हुई, न्यूटन पर कूलाम या न्यूटन पर कूलाम ऐसे लिखते हैं। तो ये वैद्युत बल क्षेत्र की तीव्रता का ये हमारी क्या इकाई होगी। अब बात करते हैं हम वैद्युत बल की क्षेत्र तीव्रता हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा, जरा इससे एक चीज और रिलेटेड हम बात करते हैं। हमने कहा कि कोई एक आवेशित अगर हम चार्ज बाहर से लाकर ला रहे हैं तो उस पर बल कितना होगा, जरा उसकी बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने कहा जरा इसको भूल जाओ कुछ देर के लिए। अब हम जरा बात करते हैं ये। ठीक है, हमने कहा कि एक आवेश रखा हुआ है, इसका एक वैद्युत क्षेत्र है, और हम एक दूसरा आवेश लेके आ रहे हैं बाहर से। कोई दूसरा आवेश लेके आ रहे हैं बाहर से और हम इस बिंदु पे ले आए। कहां ले आए बेटा? इस बिंदु पे ले आए उस आवेश को। हमने कहा कि वह आवेश का मान मान लो क्या बेटा? Q है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, चलो Q मान लेते हैं, इसको Q2 Q1 मान ले, इसको Q2 मान लेते हैं। ठीक है बेटा, एक आवेश हम लेके आए हैं बाहर से जिसका मान बेटा Q2 है। तो Q2 आवेश अगर हम लेके आ रहे हैं तो इस बिंदु पर इस आवेश पे कितना बल लग रहा होगा वो हमको पता करना है। तो अगर हमको इस बिंदु पर इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है, क्या पता? हमने माना कि इस जगह इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो इस पे लगने वाला बल कितना होगा? इस बिंदु पर हमको पता है जो E बराबर होता है वो क्या होता है? F अपॉन जो बाहर से हम लेके आते हैं Q2। क्या होगा? F अपॉन Q2 होगा। तो F अपॉन Q2 अगर हमको पता है तो यहां पर अगर हमको बल निकालना हो तो बल कितना होगा बेटा? बल कितना होगा? बल हमारा होगा F बराबर Q2 इंटू E।
ये आपको समझ में आ गया। यानी कि जो आवेश हम बाहर से लेके आ रहे हैं वो गुणा जो जिस जगह लेके आ रहे हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, उस E को अगर Q से गुणा कर दें तो हमको उस बिंदु पर बल मिल जाएगा जो उनके कारण उस पर बल लग रहा होगा, जो उस आवेश के कारण उस पर बल लग रहा होगा। तो बेटा ये हमको मिल गया किसी आवेश पर जो लगने वाला बल है वो इतना होगा Q2 इंटू ई। Q2 का ये यहाँ क्या है, Q2 क्या है, जो आवेश हम लेके आ रहे हैं बाहर से वो वाला Q2 है, उसका मान है Q2। तो आई थिंक अब चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हम यहाँ पे बल कैसे निकाल सकते हैं। तो बेटा अब आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आगे क्लास में कुछ इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे। तो आपको क्लास आज की कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा। कोई क्वेश्चन है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बताइएगा, उसको हम बता देंगे। और फिर उससे आपसे वही कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा आपको शेयर करना है, चाहे दोस्तों को बताना है, सब तक पहुंचाना है। और जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं की हमसे कहिए कि क्लास ज्वाइन करें, पहला वीडियो देखें और ये दूसरा वीडियो भी देखें और अभी तीसरा वीडियो भी आने वाला है कल, तो उसको भी देखें। तो बेटा क्या करेंगे, अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और सबको शेयर करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पे रहिए, हमें खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय।